हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 मानचित्र पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसका तीसरा नंबर देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4, जो कि प्यारे बच्चों मानचित्र से संबंधित है। मानचित्र का मतलब हो जाता है मैप। यहाँ पे देखिए, ये सुई दर्शाया गया है कि ये सुई से डायरेक्शन किस प्रकार दिखाया जाता है मानचित्र के माध्यम से। यहाँ कहता है क्या कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास में ग्लोब के बारे में पढ़ाया था कि पृथ्वी एक मॉडल है, ग्लोब उसका एक मॉडल है जो कि क्या करती है, जो कि पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर घूमती है। आगे कहता है कि ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग, यानी मानचित्रों का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींची गई चित्र है। अब देखिए प्यारे बच्चों की मानचित्र क्या है, यहाँ से लेकर इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। देखिए, मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ओके। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बात कह रहा था कि अगर हम लोग पृथ्वी का एक मॉडल जिसको ग्लोब कहते हैं उसको ले, तो वो तो पृथ्वी की पूरी स्थिति जानने के लिए होती है। लेकिन अगर किसी हम लोग पृथ्वी का कुछ छोटा जगह, जैसे कि हो गया शहर, हो गया जिला, हो गया राज्य, हो गया गांव, हो गया, इसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो किसके माध्यम से हम लोग, प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से किसी शहर, गाँव, मोहल्ला, आजकल का डिजिटल ज़माना में क्या चल गया है, मैप चल गया है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि आप अपना लोकेशन भेज दीजिएगा तो मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। इसी पर यही मानचित्र का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मैप होता है। इसका इंग्लिश होता है मैप होता है, यानी कि आप अपना लोकेशन भेजिएगा तो मैं आपके स्थान पे स्वयं वहाँ पे पहुँच जाऊंगा लोकेशन के माध्यम से। आगे इसमें कहता है कि लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है कि दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताबे की सतह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। देखिए साथियों, क्या होता है कि मानचित्र पूरी पृथ्वी का हम लोग एक मैप बनाते हैं, तो पूरी पृथ्वी का मैप जिसमें कि सागर, महासागर, नदी, पठार, आपका घर, मेरा घर, सारा चीज़ हो जाता है। तो उसको हम लोग किस में, एक एटलस के मानचित्र, यानी कि एटलस का मतलब होता है कि एक बड़ा मानचित्र बन जाता है। क्या बन जाता है, एक बड़ा मानचित्र बन जाता है, जिसमें क्या होता है साथियों कि हम लोग किसी भी स्थान की स्थिति बहुत अच्छी तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीक़ा से हम लोग जान सकते हैं। आगे कहता है कि एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें क्या होता है कि ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। अब देखिए साथियों, हम लोगों ने
मानचित्र क्या होता है वो पढ़ा। तो मानचित्र क्या होता है कि यहाँ से लिखना, यहाँ डिफिनेशन है इसका कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींची गई चित्र को ही हम लोग कहते हैं साथियों मानचित्र कहते हैं। मानचित्र क्यों जरूरी है ये लिखना है कि मानचित्र इसलिए जरूरी है क्योंकि विभिन्न स्थान की स्थिति बताने के लिए हम लोगों को मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हो गया अपना राज्य हो गया, देश हो गया, जिला हो गया, शहर हो गया और गांव हो गया। साथियों ये सब की स्थिति जानने के लिए हम लोगों को मैप की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैप नहीं होगा तो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं। अब देखिए मानचित्र का कुछ प्रकार दिया गया है जो कि नीचे इसका वर्णन किया गया है। साथियों देखिए मानचित्र का कुछ प्रकार है जिसमें सबसे पहला है भौतिक मानचित्र। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है इसमें भौतिक मानचित्र। अब देखिए जानते हैं कि भौतिक मानचित्र होता क्या है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। देखिए साथियों ये सब जो बात यहाँ कहा गया है कि पृथ्वी की प्राकृतिक स्थिति यानी कि प्राकृतिक में जो जो चीज़ आएगा, जैसे हो गया हम लोग का पर्वत आ गया, पठार आ गया, मैदान आ गया, नदी आ गया, महासागर, ये सब आएगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहेंगे। ये पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। मैं जिसमें जिसमें क्या कर रहा हूँ मार्क लगा रहा हूँ, आपको ये चित्र नोट करना है। अब आइए साथियों हम लोग चलते हैं दूसरे मानचित्र तरफ। राजनीतिक मानचित्र क्या है? राजनीतिक मानचित्र आइए किसे कहते हैं। साथियों राजनीतिक मानचित्र में हम लोगों को राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब देखिए क्या क्या चीज़ इसमें आता है, मैं मार्क कर रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा, ये सब चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा। ओके देखिए साथियों क्या क्या है इसमें है। पहला हम लोग का राज्य है, नहर है, सड़क है और गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाली मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। साथियों क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं इसके दूसरे पेज पर और समझते हैं कि मानचित्र 3 क्या है। देखिए साथियों मानचित्र 3 क्या है देखते हैं हम लोग। दूसरे पेज पे हम लोग आ गए हैं। मानचित्र 3 है साथियों क्या? थीमेटिक मानचित्र है। क्या है? थीमेटिक मानचित्र। मानचित्र 3 प्रकार का हम लोग पढ़े थे, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, उसके बाद आता है थीमेटिक मानचित्र। अब देखिए थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे जैसे प्यारे बच्चों की होता है कि क्या इसको थीमेटिक मानचित्र कैसे कहेंगे। जैसे कि आप लोग देखिएगा सड़क, वर्षा, देखिएगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब का पैमाना हम लोग किस प्रकार मापते हैं। अब देखिए किन किन बातों को दर्शाया गया है। यहाँ दर्शाया गया है, पहला है हम लोग का सड़क मानचित्र, दूसरा है वर्षा मानचित्र, तीसरा है वन, उद्योग। ये सब को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। कौन मानचित्र? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। साथियों ये आप लोग याद रखिएगा कि मानचित्र के 3 प्रकार, जिसमें पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। और देखिए राजनीतिक में हम लोग का क्या क्या था, भौतिक में क्या क्या था, लिमिटेड यानी कि थीमेटिक में क्या 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 था, ये सब आप लोग याद रखिएगा। आगे कहता है कि इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर
उनका उचित नामकरण किया जाता है। जैसे यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं कि थीमेटिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र जो होती है और एक राजनीतिक मानचित्र होती है, उन्हीं सब को क्या करते हैं हम लोग किसी छोटे पैमाने पे मापते हैं। मापने के आधार पर क्या होता है कि इसे हम लोग 3 वर्गों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। 3 वर्गों में कौन कौन सा होता है, आइए हम लोग देखते हैं। 3 वर्ग में हम लोग का पहला हो गया कि मानचित्र के 3 घटक। मानचित्र के 3 घटक में देखिए हम लोग क्या क्या देखते हैं। यहाँ है मानचित्र के 3 घटक। पहला है दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। आपको दिशा का ज्ञान तो होगा, आप अभी 6 क्लास में हैं तो डायरेक्शन आपके यानी कि दिशा कितना होगा, 4 होगा। ऐसे दिशा की संख्या होती है 10 होती है, लेकिन अभी आप लोग 4 ही जानिए। उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण दिशा हो गई। और दूरी, दूरी का मतलब होता है कि मान के रखिए आपको मेरे घर से कहाँ जाना है, अपने घर जाना है, तो वहाँ से ले मेरे घर से आपके घर के बीच की कुछ न कुछ दूरी होगी। ठीक है, दूरी होगी। प्रतीक का मतलब क्या होता है, प्रतीक का मतलब होता है कि आप मेरे घर आए, ठीक है, मैं आपके घर गया, रास्ते में जो डायरेक्शन मोड़ मिला वहाँ पे कुछ न कुछ बोर्ड पे लिखा होगा कि दायां चलिए, दायां जाइएगा तो धीरे धीरे चलें क्योंकि आगे रोड क्या है, क्षतिग्रस्त है यानी कि टूटा हुआ है। फिर थोड़ा देर जाइएगा, थोड़ा देर देखिएगा कि नहीं आगे क्या, आगे एक पुल है जो कि आपको सावधानी से चलना है क्योंकि पुल बहुत दिनों का क्या है, पुराना पुल है। इसी प्रकार का क्या होता है, प्रतीक दिया जाता है सरकार के द्वारा बोर्डों पर। ये तीनों चीज समझ गए साथियों। अब देखिए, अब आइए हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे किसका, दूरी के बारे में। पहला हम लोग दूरी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। देखिए साथियों, दूरी के बारे में क्या कहता है कि मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। जी हाँ, सही कहा गया है कि मानचित्र क्या होता है, एक पृथ्वी का पूरा एक आरेख यानी कि खींचा हुआ मॉडल होता है जो कि हम लोग क्या करते, एक छोटे से भाग में यानी एक छोटा सा पन्ना का जो टुकड़ा होता है, इस प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, पूरे मानचित्र को एक एक पेज में दर्शा देते हैं पूरे पृथ्वी को। ये क्या होता है, आरेख खींचा होता है पृथ्वी का। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इससे इतनी सावधानी से छोटे किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। देखिए साथियों, यहाँ पैमाना का मतलब कहा गया है कि पैमाना क्या होता है, मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना है, सॉरी 10 किलोमीटर है। कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। देखिए मानचित्र में, देखिए साथियों, आपके घर और मेरे घर की बीच की दूरी मान के रखिए कि 10 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन मानचित्र में क्या होता है, इसको बहुत छोटा दर्शाया गया है। कितना, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर दर्शाया गया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मान बराबर रखा है 5 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो गया 10 किलोमीटर हो गया। ठीक इसी प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के
लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की स्थिति को पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 50 यानी कि 5000 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। अब देखिए साथियों, होता है क्या कि अगर आपको कोई बड़ा स्थान का स्थिति दर्शाना है तो उसको हम लोग बहुत छोटे पैमाने पे दर्शाएंगे। कोई जैसे स्थान है जिसका कि यानी कि जिसका कि दूरी है 500 किलोमीटर है। कितना है? 500 किलोमीटर। तो उसको मानचित्र पर हम लोग कितना 50 यानी कि 5 सेंटीमीटर उसको दर्शाएंगे। कितना दर्शाएंगे? उसको हम लोग 5 सेंटीमीटर दर्शाएंगे। उसी को हम लोग छोटे पैमाने वाले क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। साथियों, यहाँ से जो बात दी गई है सिर्फ आपको समझना है कि पैमाने का अर्थ क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका हम लोग उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। आगे इसमें कहता है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 5000 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर को से दर्शाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करती है। देखिए साथियों, अब देखिए आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट नोट करना होगा। पॉइंट क्या नोट करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ से इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है साथियों, एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए देखिए जो मैंने मार्क मैंने क्या किया। देखिए, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा क्या होता है? अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब चलिए साथियों, हम लोग अपने अगले पेज में चलते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या है? ये है एक गांव का मानचित्र। क्या है? एक गांव का मानचित्र। देखिए, एक गांव का ये हम लोग का मानचित्र है। यानी कि एक गांव को किस प्रकार मानचित्र में दर्शाया जाता है ये दिखाया गया है। देखिए, विद्यालय है, खेल का ये मैदान हो गया, ये पेड़ हो गया, समुदाय हो गया, ये क्या हो गया? ये दुकानें हो गई, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, और ये क्या हो गया? फलोहर यानी कि फुलवाड़ी सब हो गया। देखिए साथियों, यहाँ पैमाना किस प्रकार दर्शाया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्शन दिया गया है जो कि आधा कितना है? 50 किलोमीटर दर्शाया गया है। देखिए यहाँ मीटर में दर्शाया गया है। कितना? मीटर में दर्शाया गया, यानी 50 मीटर है यहाँ से। और पैमाना में अगर माना तो यहाँ पे कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर माना गया है। पैमाना का मतलब होता है कोई भी चीज़ को क्या करता है? छोटा कर देना। क्या करना है? कोई भी चीज़ को छोटा कर देना। यही पैमाने का साथियों यहाँ अर्थ होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया। अब यहाँ पे हम लोग दिशा के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने दूरी के बारे में पढ़ लिया, दूरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग दिशा के बारे में पढ़ेंगे। दिशा के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि दिशा कितना प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो देखिए साथियों, तो देखिए यहाँ दिशा का बात कहा गया है। तो सबसे पहले होता है दिशा 4। उत्तर दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। फिर देखिए साथियों बीच में होता है 4 के अलावा भी यहाँ कितना? यहाँ 8 दर्शाया गया है। और 2 दिशा और होता है, मैंने आपको 10 बताया था। एक होता है इसके ऊपर और एक होता है इसके अंदर होता है। तो कितना हो गया? 10 हो गया। एक होता है, देखिए कैसे कैसे 10 होता है। 4 तो आप लोग इस प्रकार जान गए,
एक होता है उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, फिर उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, और होता है पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में होता है दक्षिण पश्चिम, और एक होता है ऊपर होता है, एक होता है नीचे होता है। इस प्रकार क्या होता है हम लोग का दिशा होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या कि प्रधान दिनतुबित यानी कि एक दिशा सूचक यंत्र है, जिससे माध्यम से क्या हो सकता है हम लोग डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। ये जो घड़ी दिया गया है, इससे इसका उपयोग ज़्यादातर समुद्र में जो लोग रहते हैं, जो लोग यात्रा करते हैं, उसका इसका उपयोग करते हैं। वही लोग क्या करते हैं, इसका ज़्यादातर उपयोग करते हैं, क्योंकि समुद्र क्या होता है कहीं पे लिखा नहीं रहता है कि ये कहाँ कहाँ शहर जाएगा। तो यही लोग दिशा सूचक यंत्र का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब आइए हम लोग दिशा के बारे में अच्छे से जानते हैं। कहता है कि अधिकतर मानचित्रों के अधिकतर मानचित्रों में क्या होता है, ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जो क्या करता है बना होता है, जिससे ऊपर अक्षर उ लिखा जाता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में क्या होता है कि जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे चित्र 4.2 में दर्शाया गया। देखिए ये चित्र का यहाँ बात किया गया है। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को क्या किया गया साथियों, यहाँ दर्शाया गया है। ये क्या होते हैं, प्रधान बिंदुदत्त कहलाते हैं। अब देखिए प्रधान बिंदुदत्त किसे कहते हैं, हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जैसे साथियों चार मुख्य दिशाओं कौन हो गया है, उत्तर हो गया हम लोग का, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और पश्चिम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान बिंदुदत्त कहे जाते हैं। ये क्या हो गया, प्रधान बिंदुदत्त इसे कहते हैं। साथियों ऊपर में बताया गया, देखिए क्या ऊपर में क्या कहता है कि अगर हम लोग एक दिशा का पता लगा लेते हैं, जैसे मान के रखिए कि अगर हम लोग उत्तर जगह को यानी उत्तर दिशा को अगर हम लोग पता लगा लेते हैं, तो हम लोग क्या मिलता है, सारा डायरेक्शन का दिशा पता चल जाता है कि कौन उत्तर तो मिल ही गया, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का भी हम लोग क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। उत्तर के लिए हम लोग लिखते हैं उ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दक्षिण के लिए हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, पश्चिम के लिए प और पूर्व के लिए पूर्व यानी पू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यही यहाँ बताया गया है। कहता है कि बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, जिसे हम लोग उ और पू कहते हैं, दक्षिण पूर्व जिसको दो और पू कहते हैं, दक्षिण पश्चिम जिसको द प कहते हैं, तथा उत्तर पश्चिम जिसको उ और प कहते हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जाता है। मानचित्र 4.1 से, जैसे देखिए ये मानचित्र 4.1 दिया गया है, ठीक है। ये मानचित्र कितना है, 4.1 दिया हुआ है। देखिए ये वाला है ना, मानचित्र कितना है, 4.1 का है। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए, जैसे विकास के घर के से समुदाय केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकान से विद्यालय की दिशा। यहाँ बोलता है प्यारे बच्चों कि आपको ये जो चित्र दिया गया है, इसके माध्यम से आपको क्या करना है, ये जो विकास का घर, शीला का घर और करीम का घर दिया गया है, आपको पता लगाना है कि इसका डायरेक्शन क्या है, दुकान से क्या है, समुदाय से यहाँ क्या है, विद्यालय से इसका क्या है। यही सब आपको क्या करना है, पता लगाना है। ये आपका काम है, आप इसको स्वयं कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अब आगे क्या कहता है कि हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का
पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा में होती है। दिक्सूचक, मैं आपको अभी घड़ी वाला जो बताया था वही, उसी को हम लोग दिक्सूचक भी बोलते हैं। इसका एक हमेशा सुई क्या होता है साथियों कि हमेशा इसका दक्षिण और उत्तर की ओर होता है। इसका हमेशा सुई उत्तर और दक्षिण दिशा को प्रतीत करता है। इससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, चारों डायरेक्शन का अनुभव कर सकते हैं। अब आइए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने साथियों पढ़ लिया कि दूरी पढ़ लिया है, दिशा पढ़ लिया है। अब हम लोग प्रतीक के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, आया, बाया, दाया, यही सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। जी हाँ, तीसरा प्रमुख घटक है। पहला हम लोग का था दूरी, दूसरा था दिशा और तीसरा हम लोग का प्रतीक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंग, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करता है। इस प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दूसरे दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन्हीं चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए साथियों, मैंने आपको प्रतीक का एग्जाम्पल लेकर के मेरे घर और आपके घर के बीच की दिशा के बताया था कि मेरे घर और आपके बीच की दिशा में अगर कुछ चीज़ मिल जाएगा, जैसे कि पुल टूटा हुआ है उसका बोर्ड मिल जाएगा। देखिए अब किस प्रकार मिलता है, यहाँ दर्शाया गया है। देखिए साथियों, जैसे कि रेल लाइन को क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, इस प्रकार हम लोग इसको दर्शाते हैं। बड़ी रेल लाइन को इस प्रकार, मीटर को इस प्रकार, रेलवे स्टेशन को इस प्रकार हम लोग दर्शाते हैं। जैसे सड़क अगर कहीं पे क्या कच्ची और पक्की रहेगा, तो प्यारे बच्चों की पक्की के लिए हम लोग ये डायरेक्शन लेंगे और कच्ची के लिए इस प्रकार का प्रतीक लेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय हो गया, राज्य हो गया, ठीक इसी प्रकार गांव, नदी, कुआं है, मंदिर है, फिर क्या है, पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट हो गया, फोटोग्राफी हो गया, टेलीग्राफी हो गया, पुलिस स्टेशन, इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते। जैसे कि हो गया पेड़ हो गया, घास हो गया, ये हम लोग का पेड़ हो गया, ये हम लोग का घास हो गया। ये क्या, ये प्रतीक हुआ, यानी कि दर्शाने के लिए कि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आगे कहता है इसमें साथियों कि के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति ये रूढ़। चलिए आगे के पेज में चलते हैं। रूढ़ के बाद क्या दिया गया है, जिसे प्यारे बच्चों क्या कहता है, जिसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए रूढ़ प्रतीक क्या होता है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। बोलता है चित्र पॉइंट कितना 4.3 में, देखिए रूढ़ प्रतीक का अर्थ होता है क्या कि आप लोग पेड़ है, पेड़ का कलर कैसा होता है, देखिए हरा है। सड़क का कलर कैसा होता है, काला है। पानी का रंग कैसा होता है, नीला है। विद्यालय यहाँ कैसा, पीला दर्शाया गया है। यही हम लोग का क्या हुआ, रूढ़ प्रतीक हो गया है। कहता है कि यहाँ पे मानचित्र में हम लोग प्रतीक तो दर्शाते हैं, लेकिन आगे कैसे पता लगाते हैं कि पेड़ है, तो पेड़ को क्या करते हैं हम लोग हरा कलर से दर्शाते हैं। विद्यालय को क्या करते हैं, इस प्रकार हम लोग टापू बना करके वाइट से यानी कि वाइट पेंट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, लेप देते हैं। नदी रहेगा कहीं पे तो क्या करेंगे, उसको नीले कलर से प्रतीक कर देंगे। सड़क रहेगा तो हम लोग लाल से इसको यानी कि काला से इसको दर्शा देंगे। यही बात यहाँ पे
बताया गया है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते। देखिए आगे यहाँ पे क्या दिया गया है। अब साथियों आगे दिया गया इसमें क्या चीज़ कि रेखा चित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में हम लोग, रेखा चित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। साथियों मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो गया है, अपने भाई बहनों को ये इन्फॉर्मेशन दे दें। इसका आपको नोट पता है कहाँ मिल जाएगा, इसका आपको नोट मिल जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। कहता है कि रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याद दर्शन और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि अब देखते हैं, मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ता की जानकारी ही नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्ची आरेख बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मानचित्र आरेख कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेखा मानचित्र कहते हैं। साथियों देखिए इसमें बताया जा रहा है क्या कि मान के रखिए आपको अपने मित्र के घर जाना है, ठीक है। तो आप लोग उसको एक डायरेक्शन यानी कि एक मैप बना के दीजिएगा, ठीक ना, बना के दे दीजिएगा कोई पेज में। अगर आप ये ही नहीं दर्शा पाइएगा कि आपको सड़क मिलेगा, आगे नदी मिलेगा, तो नदी का रंग किस प्रकार होगा, कच्ची है, पक्की है, दलदली है, किस प्रकार होगा। तो ये सब चीज़ों का अगर हम लोग अनुभव नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हम लोग को दिशा बताने में क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। अगर नहीं अनुभव रखेंगे तो हेल्पफुल नहीं रहेगा। सिर्फ चित्र आलेख खींच देंगे तो क्या होगा, आदमी कभी भी भटक सकता है, क्योंकि चित्र आलेख खींचना सबके लिए उतना संभव नहीं है और सबको समझने के लिए भी तो चाहिए। अगर कोई नहीं समझेगा चित्र आलेख तो क्या किया जाएगा साथियों। इसीलिए मानचित्र में पूरी प्रतीक, डायरेक्शन, दिशा, सब चीज़ का अनुभव भी होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तभी हम लोग किसी भी चीज़ का जानकारी हम लोग हासिल कर सकते हैं। आगे प्यारे बच्चों खाका, क्या है, खाका। अब आइए समझते हैं कि ये खाका क्या होता है। देखिए साथियों यहाँ खाका का मतलब कहा है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया आरेख खाका कहलाता है। अब देखिए ये पॉइंट आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। जो जो पॉइंट मैं आपको नोट करने के लिए बोल रहा हूँ वो आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। देखिए इस प्रकार नोट कर लिए। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे इसमें कि एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत ही जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जैसे छोट होती है जिसे क्या होता है कि हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले मानचित्र खींच सकते हैं जिसे खोखा कहते हैं। अब प्यारे बच्चों खाका का मतलब क्या होता है, खाका जैसे कि आप लोग जानिएगा कि आपके घर की दिशा होती है, क्या होती है, क्या होती है, आपके घर की दिशा होती है। जैसे कि दरवाजे की लंबाई हो गया, आपके टेबल की लंबाई, छत की लंबाई, ये सब का जो हम लोग खींचेंगे, ये कौन, ये खाका से खींचेंगे। किसे खींचेंगे, खाका से हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर में हर चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा होएगी साथियों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम लोग का जो अगला क्लास होगा, ये जो अभ्यास का प्रश्न लिखा हुआ है, ये प्रश्नों को हम लोग करेंगे। कौन से अगले क्लास में करेंगे, तो साथियों आपको इस चैनल पे मिल जाएगा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी की पढ़ाई कराई जाती है। साथियों क्लास 7, 8, 9, 10 सारी चीज़ की पढ़ाई
स्टार्ट हो गई है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो साथियों क्लास को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथियों हम लोग क्या कीजिए, आप लोग टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए। आपको क्लास का नोटिफिकेशन कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में अभ्यास के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।